हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका यूनिफॉर्म क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, जिसका टाइटल है नेचुरल रिसोर्सेज। और इसमें आज हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। दो तरह से अपन फॉरेस्ट को पढ़ेंगे, एक एवरग्रीन और एक डेसिडियस। दोनों तरह आप डेसिडियस। 7th क्लास में पढ़ गए हो। एवरग्रीन का मतलब जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। क्यों रहते हैं हरे भरे? क्योंकि उनमें ऐसे ट्रीज होते हैं कि जो एक पर्टिकुलर टाइम में पत्ते तो लीव करते हैं, लेकिन जब वो पत्ते लीव करते हैं तो सारे एक साथ नहीं करते हैं। कुछ पेड़ पौधे एक बार करेंगे, फिर थोड़े दिन बाद में कुछ और पेड़ पौधे करेंगे। तो अपने को लगता ही नहीं है कि उस फॉरेस्ट में जो ट्रीज है वो अपने लीव्स जो हैं वो श्रेड कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ओके, तो इसलिए वो क्या होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, हमेशा हरे भरे दिखते हैं। एक होता है डेसिडियस। उसमें क्या होता है कि सारे जो ट्रीज है वो सब एक साथ मिलके एक पर्टिकुलर सीजन में अपने सारे पत्ते लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है कि अपने को वो जो फॉरेस्ट है वो एक पर्टिकुलर टाइम में ऐसा लगता है कि इसमें तो कोई भी पेड़ पौधे जो है वो हरे भरे नहीं है, और सब आपको ऐसा लगता है कि ये पेड़ पौधे जलने वाले। लेकिन फिर आता है मॉनसून, और जैसे मॉनसून आता है फिर से वो पत्ते जो है, वो ट्रीज जो है, उनके नए नए पत्ते आते हैं और वो पूरे के पूरे हरे भरे हो जाते हैं। तो उनमें दो आपको अलग अलग पिक्चर देखने को मिलती है। एक बार जब आप देखोगे तो बिल्कुल सूखा आपको फॉरेस्ट दिखेगा, और जब आप आफ्टर रेन जब आप उसमें जाओगे तो इतनी ग्रीनरी दिखेगी कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ पे पहले ऐसा कुछ सूखा पेड़ पौधे भी कोई थे। ठीक है, तो इन दो तरह से अपन मेजरली इनको डिवाइड करके पढ़ेंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट में सबसे पहला जो फॉरेस्ट है वो आपके पास में आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सबसे ज़्यादा अगर, हाँ सुनो, सबसे ज़्यादा अगर कोई एरिया में कोई फॉरेस्ट पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, तो वो होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब ही इसके वर्ड में है। ट्रॉपिकल का मतलब होता है ट्रॉपिक्स के आसपास में, और ट्रॉपिक्स जैसे मैंने आपको बताया कि अगर अपनी अर्थ जो है वो ऐसे ग्लोब शेप में है, और इसमें से मैंने आपको बताया था कि जो बीच में से एक ऐसे लाइन जाती है 0 डिग्री लेटीट्यूड जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेटर। 0 डिग्री लेटीट्यूड। और ये जो है इसी को क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर। ओके, तो इक्वेटर से जो अ, मतलब इक्वेटर जो है उसके आसपास में जो फॉरेस्ट है उसको बोलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब ये ट्रॉपिकल। एवरग्रीन क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा ट्रॉपिक्स के पास में क्या होता है, कुछ आपके डोल्ड्रम, कुछ विंड चलती है। डोल्ड्रम विंड क्या होती है कि दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, उससे बादल बनेंगे, सॉरी, उससे एयर जो होगी वो गर्म होगी, वो गर्म एयर ऊपर जाएगी, ऊपर जाके बादल बनाएगी, और शाम के टाइम पे बरसात होगी। हमेशा उधर ऐसे होता है कि दिन में गर्मी और शाम को बरसात। और जब शाम को बरसात हो रही है डेली, लगभग डेली वहाँ पे बरसात हो रही है, तो वहाँ पे क्या होगा बेटा, फॉरेस्ट जो है इसके आसपास में फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं इस रीजन में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक तो ट्रॉपिकल जोन है, और ट्रॉपिकल जोन में जब बारिश आ रही है तो जो फॉरेस्ट बन रहा है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट बन रहा है। ये समझ में आया लोकेशन? हाँ, यहाँ सनलाइट इतनी आती है तो यहाँ एवरग्रीन कैसे हो सकता है? सनलाइट हाँ जैसे सुनो, इंसोलेशन की वजह से है ना, वो रेन क्लाउड फॉर्म होता है। देखो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे जो सनलाइट आती है, तनु सॉरी, अंजनी का बिल्कुल डाउट क्लियर मैं करता हूँ। देखो यहाँ पे देखो बेटा, जब एक ऐसे कोई लैंड सरफेस है, ठीक है, लैंड सरफेस पे यहाँ पे एक बार रुको, यहाँ पे जो है वार्म एयर है, क्योंकि सनलाइट ज़्यादा आ रही है, कि आपको यहाँ पे सनलाइट जो है कि बहुत ज़्यादा आपको सनलाइट यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि इक्वेटोरियल जोन है, सनलाइट मिल रही है। यहाँ की हवा क्या होगी, गर्म होगी। हवा गर्म होगी, एक्सपांड होगी, ऊपर जाएगी, और क्या बनाएगी बेटा, क्लाउड बनाएगी। अब मुझे आप बताओ, ऊपर क्लाउड है, कभी आपने देखा है कि जब क्लाउड होता है और सन के बीच में जब क्लाउड आता है, आपने देखा होगा कि नीचे बिल्कुल छाया हो जाती है, एकदम ऐसे ठंडा ठंडा फील होता है आपको। ओके, तो ये पूरा रीजन, इसमें पूरे टाइम, दिन के मैक्सिमम टाइम तो क्या होते हैं बेटा, क्लाउड ही बनते रहते हैं, या तो रेनफॉल या फिर क्लाउड। तो ज़मीन के पास में जहाँ पे सनलाइट आनी चाहिए थी, जो कि इस यहाँ पे पेड़ पौधों को सुखाना चाहिए था, वो सनलाइट ऊपर के ऊपर ही रह जाती है, बिल्कुल वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, सरफेस तक नहीं पहुँच पाती, जिससे कि
वहाँ पे ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है इसको नुकसान पहुँचे, बल्कि इनको फ़ायदा ही होता है कि मैक्सिमम रेनफॉल इनको उस सनलाइट से मिलता है। अंजनी, डाउट क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो एक तरह से जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, आपको इसको सिर्फ रीड करना है, और अगर कोई डाउट आता है तो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। चलो एक एक करके इन सबको आप रीड करोगे। सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन आज पहले मैं फॉरेस्ट। आशवी, tropical evergreen forests. These forests are very dense, are found in the region receiving more than 200 centimeter average rainfall. They are found in the equatorial region and coastal region as there is heavy rain throughout the year. Plants also grow throughout the year. Ma- mahag सही क्या है? महोगनी। Mahogany, mahogany, rosewood, and ebony are hardwood trees which grow in this region. Similar trees do not grow close together, so cutting of trees for commercial purpose is not easy. ओके, देखो मैंने आपको बताया एवरग्रीन फॉरेस्ट में बहुत सारे आपको ट्रीज देखने को मिलते हैं। सो कुछ एग्जाम्पल हैं ऐसे फॉरेस्ट में जो आपको देखने को मिलते हैं, महोगनी, रोजवुड और एबोनी। बेटा आपको ये ट्रीज के नाम आपको पता होने चाहिए, कौन से फॉरेस्ट में कौन सी टाइप के ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो ट्रीज हैं इनकी वुड जो है वो काफ़ी हार्ड होती है, काफ़ी हार्ड वुड होती है। फर्नीचर आप इससे बनाओगे तो आपको मतलब हैवी मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़, अब ये हार्ड वुड होती है तो इनको कटाई में भी दिक्कत आएगी, कटाई में दिक्कत आएगी। दूसरी चीज़, ये एवरग्रीन है तो डेंस फॉरेस्ट होते हैं। डेंस फॉरेस्ट का मतलब समझते हो, बिल्कुल पास पास में पेड़ होंगे, तो वहाँ से आप काट के कैसे इनको अपने घर पे लेके आओगे, जब भी तो काम में ले। तो यहाँ पे क्या है बेटा, कॉमर्शियली इनका जो यूज़ है वो थोड़ा सा ईजी नहीं है। ऐसे नहीं बोल रहा कि यूज़ नहीं होता, बस थोड़ा ईजी नहीं है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, इसलिए इनकी जो कटाई जो है, कटिंग जो है इनकी, वो बहुत कम की जाती है। एवरग्रीन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 200 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये सेंटीमीटर में रेनफॉल कैसे नापते हैं, ऐसे स्केल लेके, ऐसे स्केल लेके, एक स्केल 15 सेंटीमीटर का। एक्टिविटी बताएंगे हमको, हाँ उससे रेनफॉल पता चलता है। हाँ हाँ, सुनो सुनो, तो ऐसे स्केल लेके और फिर बाद में आप नापने बैठो कि हाँ ये रेनफॉल कितना हुआ, ऐसे नहीं है। मैंने आपको बताया था ना एक बार कि आप रेन गेज कैसे बना सकते हो, रेन मीटर कैसे बना सकते हो। यस तो सर, आप मैं घर पे भी इसको बना सकते हो। एक बार के लिए मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी आपको और दे रहा हूँ मैं आज। आपको एक रेन मीटर जो है आपको बनाना है, सबको बनाना है, और जब नेक्स्ट जो बारिश आएगी उसमें आपको रेन को मेज़र भी करना है। अभी मौसम चल रहा है तो आप ये एक्टिविटी Yes, sir. इजीली परफॉर्म कर सकते हो। कैसे बनाना है एक बार मैं फिर से, एक दो बूंद भी गिरे उसमें भी जाके कर दूं। बिल्कुल आपको रख देना है, क्योंकि आपका पर्पज ये है कि उसमें, छींटे है तो कुछ, हाँ तो बस नहीं है। अरे बेटा वो उसमें आपको पता लगेगा ना कि भाई जीरो है, अगर छीटेंगे तो जीरो है रेन मीटर में उसकी यूनिट। तो देखो कैसे बनाते हैं। Sir, बताओ। आपके पास में एक बोतल लेना और बोतल को बीच में से काट देना। जैसे ये बोतल इस तरह से है, ये बोतल ऐसे है, ठीक है, आपने इसको बीच में से काट दिया, यहाँ से आपने इसको काट दिया, ठीक है, और यहाँ से इसको काटने के बाद में लगभग आप इसके नेक के पास में से काटना इसको, जैसे यहाँ से काटना, जिससे कि आपका ये जो मीटर जो है थोड़ा लंबा बने। यहाँ से जब इसको आप काटोगे ना बेटा, तो काटने के बाद में आपको जो इसका ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको आपको इस तरह से रखना है, नीचे वाला पोर्शन इसमें आएगा इस तरह से, ग्लास जैसा बन जाएगा नीचे वाला पोर्शन, और ऊपर वाला पोर्शन आपको जब आप इसके अंदर ऐसे उल्टा करके जब रखोगे ना इसके अंदर, तो इसके अंदर ऐसे कुछ वो उल्टा आपका जो ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको आप इस तरह से रख देना, इसके अंदर की साइड में ऐसे उल्टा रख के इसके अंदर रख देना, ठीक है। और दूसरा काम करना है, बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करते हुए एक स्केल आपको इसके यहाँ पे बांध देना है, एक स्केल आपको यहाँ पे बांध देना। किससे बांधोगे, नीचे यहाँ पे जो आपके पास जो रबड़ आप यूज करते हो, जो चीज़ों को बांधने के लिए आते हैं ना रबड़ छोटे छोटे, वो नीचे से और एक ऊपर,
ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आप जब छोटा वाला स्केल ना, हाँ, छोटा वाला स्केल जो इसके ऊपर आ जाए, ठीक है। और 0 यूनिट जो होगी ना स्केल की, वो नीचे की साइड में होगी। 0 यूनिट हमेशा नीचे की साइड में होगी। 0 1 2 3 4 ऐसे 15 तक यूनिट होती है स्केल में। रबड़ वाला समझ में नहीं आया। अरे जो बालों में रबड़ लगाती है उसको लगाकर अटैच कर वो देना नहीं ताकि वो लगाना, वो हिले ना। मनी वाला रबड़ लगाना है। बेटा वो मनी अरे वाला, वो हाँ हाँ तो वो मनी, हाँ चाट के साथ जो रबड़ आता है ना मिठाई के डिब्बों के साथ, वो वाला रबड़। वेरी गुड। मिठाई के डब्बों वाला जो रबड़ आता है वो लगा के आपको इसको स्केल को बांध देना है। जैसे कैसे बांधोगे, जैसे आपके पास में मैं क्या बताऊं, अच्छा ये है बोतल। अब बोतल पे आपने ऐसे स्केल को यहाँ पे खड़ा किया और यहाँ पे आपने इसके वो रबर लगा दिया नीचे और ऊपर, अच्छा, तो वो रुक जाएगा ना वहाँ पे स्केल। तो इस रबड़ का इफेक्ट क्या पड़ेगा? बस इसके हिलेगा नहीं स्केल को बांधने के लिए बस रबर का यूज कर रहे हो आप, और कुछ भी नहीं है। सर। 0 यूनिट नीचे जो का है नीचे होनी चाहिए। 0 यूनिट हमेशा नीचे रखोगे आप इसमें, ओके। सर जिससे ना, समझ गए तुम? वेस्टिंग हाँ, टाइम वेस्ट मत करो। ना। सौम्या बेटा आपको समझ में आया? ये मैंने यहाँ पे एक रेन मीटर बनाया। तो ये थी नहीं। सर मेरी क्लास लीव हो गई थी, बारिश आ रही है ना, इस वजह से। ओके, बारिश आ रही है तो बारिश से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। आपको कल ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। कैसे? एक बोतल लेना, बोतल को ऊपर से बीच में से काट देना, जैसे कि मैंने यहाँ पे काटा है इस बोतल को, ठीक है। और ऊपर वाला जो मुंह है उसको उसी के अंदर ऐसे उल्टा करके रख देना है, जिससे क्या होगा, उसमें से जो पानी गिरेगा ना वो उसके मुंह से होता हुआ उसके अंदर भर जाएगा। उसके साइड में आपको एक स्केल बांध देना है। नीचे की साइड में 0 यूनिट होगी, इस साइड में 0 यूनिट, और फिर ऊपर बढ़ता हुआ ऊपर 15 यूनिट तक आपका स्केल होगा। नीचे आप इसको रबर से बांध सकते हो, धागे से बांध सकते हो, किसी से बांध सकते हो, एक बोतल के उस कैप के, ठीक है। तो जब आप ऐसे बांध दोगे और इसको खुले में रख दोगे, जहाँ पे बारिश जो है सबसे ज़्यादा आपको सीधी बारिश आपको देखने को मिलती है, वहाँ पे रख देना। और जब बारिश फिनिश हो जाए तब आप इसको चेक करना, इसमें जितना पानी भरा हुआ है और इस स्केल में कहाँ तक पानी भरा हुआ है, वो ही आपकी यूनिट होती है कि आपके एरिया में कितनी सेंटीमीटर बारिश हुई है। इसको वहां नहीं रख सकते जैसे सर वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरह? वो जब अपने ऊपर से टेरिस पे ना नाला होता है, फिर वो नीचे से पानी आता है और फिर सर वहां जाके लगा के नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट जो है रेन इसके अंदर आनी चाहिए, किसी के बीच में अच्छा सामने हर्डल से तो सर दूर। इसको कितनी देर तक रखे हैं? और मान लो जितनी सर, देर तक बारिश आती है। और सर मान लो बारिश का पानी इतना है कि सर उसमें से पानी ऊपर के नीचे गिर जाता है, फिर तो वो सर तो मैक्सिमम बारिश हो गई ना। अपने राजस्थान में इतनी बारिश नहीं होती। आप 15 सेंटीमीटर का जो स्केल है ना, अगर वही पूरा भर जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। पर तुम समझते नहीं हो सर। फिर सर आपको ये रेन वाटर हर ये भी दिखाना है हमको, आपको ये हमारा बड़ा है और हाँ बिल्कुल दिखाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, मिड लैटिट्यूड एवरग्रीन फॉरेस्ट। अभी ट्रॉपिकल की बात कर लिए। ट्रॉपिकल से ऊपर जब अपन चलते हैं, लैटिट्यूड होते हैं ना, लैटिट्यूड आपके 0 से 90 तक लैटिट्यूड नॉर्थ साइड में, और 0 से 90 तक लैटिट्यूड साउथ साइड में होते हैं। अर्थ की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें मिड लैटिट्यूड जो कि बिल्कुल बीच की जो यूनिट होती है, लगभग मान के चलो आप 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, तो वहाँ पे भी आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि वहाँ पे भी मैक्सिमम बारिश होती है। मैंने ये क्लाइमेटोलॉजी जो एक टॉपिक था उसमें मैंने 7th क्लास में बताया था। अपन जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा मिड लैटिट्यूड क्या होते हैं। फिलहाल के लिए आप समझ लो, ग्लोब पे एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे मिड लैटिट्यूड है, बीच के लैटिट्यूड है, वहाँ पे ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है। और इसको तनु रीड करेगी। These forests are found on eastern coastal margins in mid-latitude areas. They are found in southern East USA, southern eastern Australia, east coast of South Africa, South Brazil, and South China. The important trees are शोक नहीं, oak, eucalyptus, and wattle, as they have green commercial value. ओके। समझ मिड लैटिट्यूड एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है, उनके जो ट्रीज हैं वो हैं ओक, यूकलिप्टस और ओटल, और इनका आप कॉमर्शियली यूज करते हो फर्नीचर बनाने में। ओके, कहाँ पाए जाते हैं? देखो एक बार के लिए मैं आपको मैप दिखाता हूँ। जैसे अपना ये है यूएसए, ऐसे यूएसए, ये है साउथ अमेरिका, और वेट ए मिनट, सर मैप दूं क्या मैं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। ये है अपना अफ्रीका, कुछ ऐसे।
ये अपना ऑस्ट्रेलिया। तो बेटा इनका जो आपको ये देखो साउथ और ईस्ट वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, सर यूरोप इधर नहीं आता सर, एशिया के पास है, नीचे नीचे Yes. ऑस्ट्रेलिया है वो। हाँ साउथ और ईस्टर्न जो पार्ट है ना, वो रीजन ओनली, ये देखो जहाँ जहाँ मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूँ ना, वो वाला रीजन साउथ और ईस्ट। ओके, ये कुछ रीजन है जहाँ पे आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। आपको ये मैप बनाना भी आना चाहिए, ठीक है। आप आता है सर। ज्योग्राफी में जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, तो आप वहाँ पे एक छोटा सा मैप बना दिया करो, जिससे क्या होता है कि एग्जामिनर पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। आप देखते हैं मेडिटेरियन फॉरेस्ट, मेडिटेरियन एक ओशियन है, सॉरी सी है, मेडिटेरियन एक सी है, और उसके पास में जो फॉरेस्ट, उसके जैसा उसके आसपास में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वैसे फॉरेस्ट पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मेडिटेरियन टाइप फॉरेस्ट। ओके, देखो इसके कुछ ट्रीज जो हैं, ये है पॉक और ऑलिव और चेस्टनट, ये आपके इस रीजन में पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक मेडिटेरियन एक सी है। मेडिटेरियन सी कहाँ पे बेटा, देखो इस तरह से अपना, इस तरह से ये है अपना, इधर क्या ये है अपना यूरोप, और ये है अफ्रीका, ऐसा अफ्रीका, और ये है अपना एशिया जो इधर से स्टार्ट होता है और ऐसे करके, और ये सऊदी अरेबिया वगैरह ये रीजन है, और फिर ये पूरा इधर आ जाता है। ये यहाँ पे से कुछ अपना इंडिया पाया जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने एक बीच में एक जगह छोड़ दी, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं मेडिटेरियन सी। तो यहाँ पे ये लगभग इसका, हाँ लगभग इसका जो लैटिट्यूड जो है ये 40 डिग्री के आसपास है। तो ये 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ दोनों ही एरिया में पाया जाता है ऐसी टाइप की फॉरेस्ट। इसके आसपास में जो फॉरेस्ट पाया जाता है उसमें जो ट्रीज़ है उसकी लीव्स छोटी छोटी होती है और वैक्सी इसकी लीव होती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा क्लाइमेट जो है ऐसा है कि यहाँ पे लगभग आपको देखने को मिलेगा कि बरसात बहुत कम होती है, बारिश बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी ये एवरग्रीन होता है। क्यों? क्योंकि इसके ट्रीज़ में ही ऐसी खास बात होती है कि वो अपना मॉइस्चर जो है वो छोड़ते नहीं है, और मॉइस्चर जो है ट्रीज़ की पत्तियों में बना रहता है वैक्स उसके ऊपर होने की वजह से। ओके, ये कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकेशन थी। इसके बाद में देखते हैं अपन कॉनिफेरस फॉरेस्ट। सौम्य बेटा इसको रीड करो। The cover and broad belt of the land is North America and Eurasia, located between 50% and 70% at बेटा ये परसेंट नहीं है, डिग्री है। latitude 50 डिग्री नॉर्थ, 70 डिग्री नॉर्थ 50 degree लैटिट्यूड। north and 70 degree north latitude in Syria. They are known as taiga. They are found on the mountain slopes between altitudes of 1500 to 2000 meters in India. Coniferous forests are found at the highest between 1600 and 3000 meter in the Himalaya region. Blue pines, cedars, livers trees, and deogras are the common trees of this region. Coniferous trees are tall, straight with narrow needle-like leaves. They are commercially very useful. कॉमर्शियली वेरी यूजफुल। देखो कुछ यहाँ पे ट्रीज हैं, ब्लू पाइन, शडर, सिल्वर ट्री और देवदार। ये कुछ ट्रीज हैं जो अपने इंडिया में भी देखने को मिलते हैं, और अपने इंडिया में कहाँ, हिमालय में जो हाइट वाला रीजन है, ज़्यादा हाइट पे नहीं, लगभग 1600 से लेके 2000 मीटर की हाइट जो होती है वहाँ तक अपने को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जहाँ पे बर्फ़ गिरती है उस रीजन में भी आपको देखने को मिलता है, जैसे साइबेरिया जो है रीजन, जहाँ पे इनको बोलते हैं टैगा। टुंड्रा अपन ने पढ़ा था, टुंड्रा तो मतलब होता है बिल्कुल ही आइस से ढका हुआ, और टुंड्रा से, हाँ टुंड्रा से जस्ट नीचे वाला जो रीजन, टुंड्रा से जस्ट नीचे वाला रीजन उसको बोलते हैं टैगा। तो वहाँ पे अपने को ये ऐसे कॉनिफेरस, क्या आवाज नहीं आ रही? अरे बेटा टुंड्रा से जस्ट नीचे, टुंड्रा से जस्ट नीचे वाला जो फॉरेस्ट है उसको बोलते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। लैटिट्यूड में देखें तो 50 डिग्री नॉर्थ और 70 डिग्री नॉर्थ जो अपना जो रीजन है, स्नो ज्यादा है, मतलब हाँ स्नो यहाँ पे भी होती है, लेकिन स्नो और मतलब मैक्सिमम स्नो और जो फ्री लैंड जो है उसके बीच का सा यहाँ पे रीजन होता है। स्नो भी होती है और स्नो कोई जगह पे नहीं भी होती है, कोई एक पर्टिकुलर सीजन में यहाँ पे स्नो गिरती है, इसीलिए एक कॉनिफेरस फॉरेस्ट है। कॉनिफेरस का मतलब होता है जैसे कोनेदार, ठीक है। आपने देखा होगा क्रिसमस ट्री, तो वो क्या है, एक कॉनिफेरस फॉरेस्ट का, सॉरी फॉरेस्ट का एक ट्री का एग्जाम्पल है।
नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, जो अपना यूरेशिया, यूरोप और एशिया, इन दोनों रीजन में अपने को कॉनिफरस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ओके, देखो डेसिडियस जो फॉरेस्ट है ये अपना सब ट्रॉपिकल और जो मिड लेटीट्यूड जो रीजन है, सब ट्रॉपिकल मतलब लगभग 8 डिग्री नॉर्थ और साउथ से लेके लगभग 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ लेटीट्यूड के बीच में, ठीक है। 8 डिग्री से 8 डिग्री नॉर्थ और साउथ से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। ये दोनों रीजन को कवर करता है डेसिडियस फॉरेस्ट, और ये लगभग पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, जैसे कि अपना सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोप, नॉर्दर्न ईस्टर्न यूएसए, कभी नाम ही नहीं साउदर्न रसिया, सेंट्रल अमेरिका, कोरिया, जापान, नॉर्दर्न चाइना जिसको मंचूरिया भी बोलते हैं। ये कुछ रीजन है जहाँ पे आपको डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो जब चैप्टर हो जाएगा उसके बाद मैं आपको मैप में भी आपको ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी जगह कहाँ पे है और कौन से फॉरेस्ट कौन से रीजन में देखने को मिलते हैं, जिससे कि आप एग्जाम में मैप ड्रॉ कर सको। इसकी जो वुड है ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है फर्नीचर में, इसलिए इसका कॉमर्शियली वैल्यू होती है, हाउस बनाने में, फर्नीचर बनाने में। ये जो रीजन है ये ऐसा रीजन है जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो डेंसली वहाँ पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ पे एग्रीकल्चर और बाकी जो अलग अलग इंडस्ट्री है वो भी अपने को देखने को मिलती है। तो जब ये इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर है तो सबसे ज़्यादा अगर किसी फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाया है ह्यूमंस ने तो वो कौन सा है, डेसिडियस फॉरेस्ट, क्योंकि उनके आसपास में डेसिडियस फॉरेस्ट ही ज़्यादा होते हैं। काटना ईजी होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर सीजन में ये अपनी पत्तियां छोड़ देते हैं, जिससे कि ये जो इनकी डेंसिटी है वो थोड़ी कम दिखती है। इसमें 3 तरह के अलग अलग फॉरेस्ट हैं। सबसे पहला है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जैसे मैंने आपको बताया, ट्रॉपिकल रीजन में भी कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जैसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ एवरी कॉन्टिनेंट, हर कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न पार्ट है उधर आपको बारिश कम देखने को मिलती है। इफेक्ट होता है वहाँ पे जो आपकी जो ओशियन करंट होती है उनकी वजह से, जो वार्म और कोल्ड ओशियन करंट्स होती है उनकी वजह से आपको वहाँ पे हर कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में बारिश जो है वो कम होती है, और ऐसी रीजन में आपको ट्रॉपिकल होते हुए भी वहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ओके, सब ट्रॉपिकल रीजन है, ड्राई सीजन होता है। इसके अलावा ट्रीज हैं जैसे टीक, साल, शीशम, ये कुछ यहाँ पे ट्रीज हैं और इनकी हार्डवुड होती है। इंडिया में भी देखो ऐसे ट्रीज हैं जो कि आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं, जैसे कि सैंडलवुड, बाम्बू ट्री, ये सारे क्या है, ये है इंडिया में पाए जाने वाले ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के एग्जाम्पल। चलो आगे देखो, मिड लैटिट्यूड डेसिडियस फॉरेस्ट। मिड लैटिट्यूड डेसिडियस फॉरेस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि बीच के जो लैटिट्यूड है, बीच के लैटिट्यूड जैसे कि आप मान सकते हो इनको 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से लगभग 50 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ये होता है मिड लैटिट्यूड। सौम्या बेटा, आपको ये डिग्री जो मैं बोल रहा हूँ और नॉर्थ और साउथ बोल रहा हूँ, क्या आपको समझ में आ रहा है? सर इसमें नॉर्थ का नॉर्थ ही रहेगा क्या? हाँ हाँ, नॉर्थ का नॉर्थ बेटा, नॉर्थ का नॉर्थ ही तो रहेगा ना। 30 डिग्री नॉर्थ से 50 डिग्री नॉर्थ, और नीचे की साइड 30 डिग्री साउथ से 50 डिग्री साउथ। सौम्या, जो मैं आपको ये समझा रहा हूँ नॉर्थ और साउथ, क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। मिड लैटिट्यूड मैं आपको बता रहा था, मिड लैटिट्यूड डेसिडियस फॉरेस्ट। देखो रीजन कौन सा है ये, सबसे पहली बात तो ये मिड लैटिट्यूड है तो ये गर्म होगा, ठीक है। और नहीं सॉरी, गर्म नहीं होगा, मिड लैटिट्यूड है तो ये थोड़ा सा जो अपना ट्रॉपिकल जो जोन है उससे थोड़ा सा ठंडा होगा, और जो पोलार जो रीजन है उससे थोड़ा सा गर्म होगा। नॉर्मल सर, नॉर्मल तो होगा। ये लगभग टेम्परेट जोन आता है। टेम्परेट जोन मतलब कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ठंड ज़्यादा नहीं लगेगी, लेकिन ठंड होती है वहाँ पे, ठीक है। गर्मी इस रीजन में बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये जो टेम्परेट जो कोस्टल रीजन है उसमें पाया जाता है, जैसे कि न्यूजीलैंड अपना ऑस्ट्रेलिया के पास में है न्यूजीलैंड, और साउदर्न जो चिली है ये कहाँ पे है, ये है अपना साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। वेस्टर्न यूरोप, यूरोप का वेस्टर्न पार्ट जिसमें अपना यूके, फ्रांस, इटली, ये सारा रीजन आ जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न चाइना, नॉर्थ ईस्ट और चाइना जहाँ पे मंगोलिया और अपना ये मिलता है, यूरोप का क्या नाम है इसका, रसिया, रसिया और मंगोलिया और
चाइना का जो रीजन आता है ईस्टर्न पार्ट वो आ जाता है जापान, नॉर्थ ईस्ट यूएसए, नॉर्थ ईस्ट यूएसए है। और ये सारे रीजन वो है जहाँ पे पूरे साल भर या तो टेम्परेचर कम रहता है या फिर थोड़ी थोड़ी वहाँ पे बर्फ गिरती रहती है। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे कम रहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 डिग्री सेल्सियस तक विंटर में टेम्परेचर चला जाता है। सो दीज ट्री स्ट्रेट देयर लीव्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। विंटर जब आती है उससे पहले ही अपने पत्ते छोड़ देते हैं जिससे कि अपने आप को बचा सके सर्दी से। ओके, तो ये कुछ मिड लैटिट्यूड डेसिडियस फॉरेस्ट जिनके एग्जाम्पल थे। सर हाँ पूछो। सर वो ऐसे कहते हैं ना कि जो मिड लैटिट्यूड डेसिडियस फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं जो लोग, सर वो अपना घर थोड़ा, सर की जो छत होती है सर वो थोड़ी स्लैंटिंग वे में बनाते हैं जिससे कि सर जो उनकी शेल, जो उनकी जो बर्फ आती है ना वो ऐसे आके गिर जाती है डायरेक्टली नीचे। हाँ, उनकी जो छतें होती है अक्सर ऐसे रीजन में जो घर बनाए जाते हैं वो लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, पक्के घर नहीं बनाए हाँ, जाते। और इनकी जो छतें होती है वो कॉनिकल शेप में होती है, इस तरह से होती है जिससे कि उनकी बर्फ जो है वो बिल्कुल नीचे स्लाइड होकर नीचे गिर जाए। चलो नेक्स्ट देखो, मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट मैंने आपको बताया कि मैनग्रोव फॉरेस्ट कोस्टल रीजन में होता है। कोस्टल रीजन जहाँ पे ओशियन और लैंड जो मिलता है वहाँ पे ये ऐसे फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अपने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं। ये क्यों होते हैं? ये टाइड्स को रोकने के काम में आते हैं और टाइड्स की वजह से ही बनते हैं, क्योंकि टाइड्स आती है तो ये पेड़ पौधों के जड़ों में पहुंचता है पानी और फिर वहां से ये मिट्टी को लेके वापस से आ जाती है टाइड्स। जब लो टाइड आती है तो वापस से पीछे चली जाती है, पानी वापस से पीछे चला जाता है तो वहाँ की मिट्टी जो है उसके साथ निकल गई। ऐसे करने से जब ये डेली ऐसे होता है दिन में 2 बार, बेटा टाइड जो होती है हाई टाइड और लो टाइड दिन में 2 बार आती है। ओके, जब दिन में 2 बार ऐसे टाइड्स आ रही है उसकी वजह से होगा क्या, इनकी जड़ें जो है आपको ऐसा लगता है कि बाहर निकली हुई है, जमीन के बाहर निकली हुई है इन पेड़ पौधों की जड़ें, लेकिन एक्चुअल में ये पेड़ पौधों की जड़ें बाहर नहीं निकली होती है, वो होती है अंदर ही है, लेकिन वहां से मिट्टी का इरोजन हो जाता है, इस वजह से ये बाहर निकली हुई दिखती है अपने को। इसके बाद में डेंस मैनग्रोव। हाँ पूछो। सर मेरे को ये समझ में नहीं आया जो भी आपने समझाया, वापस मैं अभी बताओ। फोटो में बताऊंगा आपको, पिक्चर में बताऊंगा तब ज़्यादा समझ में आएगा। अभी के लिए अब देखो, इनके जो रूट्स हैं वो आपको पानी के बाहर देखने को मिलती है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जड़ें जो है वो बाहर निकली हुई है और पानी में डूबी हुई है। आप देख सकते हो इनकी जड़ों को बाहर, लैंड सरफेस से ऊपर होती है इनकी जड़ें। इसके बाद में कहाँ पाया जाता है, देखो ये अपना डेल्टा जो है गंगा का, वहाँ पे महानदी के डेल्टा पे, कृष्णा रिवर के डेल्टा पे, गोदावरी के डेल्टा पे और कावेरी के डेल्टा पे अपने को ये वेजिटेशन देखने को मिलती है। अपने ईस्टर्न जो पार्ट है, ईस्टर्न जो इंडिया है, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, उस रीजन में अपने को, बेटा उत्तराखंड आपका कोस्टल रीजन में कब से आने लग गया? आपको उत्तराखंड की लोकेशन नहीं पता? नो सर, मुझे नहीं पता था, आप कोस्टल एरियाज की बात। उत्तराखंड तो पंजाब के पास आता है। हाँ, उत्तराखंड तो अपना हिमालय के फुटहिल्स में आता है, तो वहाँ पे ये कोस्टल रीजन नहीं है, वहाँ पे मैनग्रोव नहीं है। अपना जो गुजरात है, गुजरात का जो कोस्ट है, जैसे बे ऑफ खंबात है, बे ऑफ कच्छ है, तो वो भी क्या है, वहाँ पे मैनग्रोव आपको देखने को मिलती है वेजिटेशन। कैसे कैसे ट्रीज में देखने को मिलते हैं? पाम, कोकोनट, कोरा, अगर, ये जो है ये कुछ ट्रीज हैं जो अपने को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे रहने वाला सबसे मतलब सबसे ज़्यादा अगर कोई एनिमल इस रीजन में कोई फॉरेस्ट में रहता है तो वो है रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा टर्टल्स है, क्रोकोडाइल्स है, घड़ियाल्स है और स्नेक्स है, ये सारे भी इन्हीं के आसपास के जो फॉरेस्ट है उनमें अपने को देखने को मिलते हैं। देखो ये मैनग्रोव में ये एक्स्ट्रा लाइन फालतू में आ गई है, इसको यहाँ से हटा दो। ये टूंड्रा वेजिटेशन की बात थी, टूंड्रा वेजिटेशन जो कि मैंने आपको बताया ना, हिमालय सॉरी जहाँ पे बर्फ गिरती है, बहुत ही ज़्यादा बर्फ गिरती है उस रीजन में, पोलार रीजन, उस रीजन में टूंड्रा वेजिटेशन और उसमें लाइकेन और आपके मोसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। इसमें ये लाइन नहीं है, इसलिए इसको हटा दो यहाँ से। चलो अब देखो अलग अलग रीजन में मैंने आपको बताया कौन कौन से फॉरेस्ट है। एक एग्जाम्पल से आप समझो, आपको देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला, ये है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, हाँ कॉनिफेरस, ये है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये जो फोटो है ये है एवरग्रीन फॉरेस्ट। कौन सी? एवरग्रीन, हाँ। और सर एवरग्रीन इसके फॉरेस्ट, इधर वाला ये है डेसिडियस फॉरेस्ट, और नीचे वाला मैंग्रोव। ठीक है।
और ये है मैनग्रोव। देखो यहाँ पे इसकी जड़ें आपको दिख रही है, पानी में जड़ें ऊपर दिख रही होगी आपको। अरे तो ये पानी इतना प्योर है? हाँ, प्योर इसलिए है क्योंकि हाई टाइड और लो टाइड की वजह से ये पानी जो है बार बार में ऊपर आता जाता रहता है। ओके सर। इसके बाद में अपना इंडिया, वहाँ पे ये जो फॉरेस्ट है, कौन कौन से फॉरेस्ट कौन कौन से रीजन में देखने को मिलते हैं, एक बार वो भी देख लो। ओके, इससे ज़्यादा ये जूम नहीं होगा। देखो, मोस्ट ट्रॉपिकल जो आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो मैंने आपको बताया, वो कहाँ पाया जाता है? देखो ये ग्रीन कलर का जो पार्ट है, ये वाला, तो ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके बाद में आता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल में डेसिडियस फॉरेस्ट, जो अपना इंडिया में मैक्सिमम पार्ट आपको ऑरेंज कलर से दिख रहा है ना, यहाँ पे ये ऑरेंज कलर से जितना भी रीजन दिख रहा है, ये है ट्रॉपिकल इसका मतलब डेसिडियस सर फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट ज्यादा है अपने इंडिया में। हाँ, डेसिडियस फॉरेस्ट अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा डेसिडियस फॉरेस्ट ही है। कुछ पैचेस भी हैं, देखो ये छोटे छोटे पैचेस आपको दिख रहे हैं, तो ये क्या है? यस डेसिडियस फॉरेस्ट। इसके बाद में आता है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस में भी दो तरह के डेसिडियस होते हैं। एक होता है मोइस्ट डेसिडियस, जिसमें नमी होती है थोड़ी सी। एक होता है ड्राई, बिल्कुल ही सूखा। तो देखो ये ब्राउन कलर से जो दिख रहा है ना, ये ब्राउन कलर से जो दिख रहा सर है, ये जो मॉइस्ट वाले होते हैं सर, ये थोड़े हरे भरे होते हैं। हाँ। जो ये वाले होते हैं सूखे होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ही सूखे होते हैं। तो देखो, दोनों को मिला दोगे, डेसिडियस में आप ड्राई और जो मॉइस्ट जो है, दोनों को मिला दो, तो कितना रीजन जो है अपना इंडिया का ये कवर कर रखा है। दिख रहा है आधा आपको? रीजन तो इंडिया का डेसिडियस ही है। इसके बाद में आता है ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। पिंक कलर से जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, पिंक कलर से जो भी आपको फॉरेस्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, पिंक कलर से जो एरिया दिख रहा है, वो है थॉर्नी फॉरेस्ट। देखो थॉर्नी फॉरेस्ट कहाँ होगा? हाँ, थॉर्नी फॉरेस्ट कहाँ होगा? देखो, सबसे पहले वेस्टर्न घाट जो है ना, वेस्टर्न घाट, अपना जो वेस्टर्न घाट है, उसके जो विंडवर्ड जो साइड है, जहाँ से अपना मानसून आता है, तो उस साइड में देखो एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ये यहाँ पे अपना, एक बार मैं मार्क करता हूँ, ये देखो ये रीजन, यहाँ पे अपना वेस्टर्न घाट, इधर से हवा चलती है, इधर से हवा चलती है, तो बेटा ये अपने साथ मॉइस्चर लेके जाती है, पानी लेके जाती है। जब ये यहाँ पे वेस्टर्न घाट से टकराती है, तो टकरा के ऊपर उठती है और अगर फिर रेनफॉल यहाँ पे करती है, जिधर से ये गिर रही है। अब जब ये रेनफॉल यहाँ पे कर दिया इसने, रेनफॉल करने के बाद ये विंड जो है ना आगे आती है, और आगे आती है तो सूखी हो जाती है, इसमें कोई विंड, कोई वो नहीं होता, मॉइस्चर नहीं होता। जब सूखी हो गई, तो इसमें जब रेनफॉल नहीं होगा, आगे जाके रेनफॉल नहीं होगा, तो ये जो पिंक कलर का आपको रीजन दिख रहा है ना, इसके आगे कौन सा? ये देखो ये वाला रीजन, ये वो रीजन है जहाँ पे बरसात ही नहीं होती है, बहुत कम बरसात होती है। बीच में ये छोटा सा पैच छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? क्योंकि बरसात जो करनी थी वो पहले ही हो चुकी, आगे विंड गई, उससे बरसात नहीं हुई। तो ये एक तो ये पिंक कलर वाला रीजन, और ये अपना राजस्थान और गुजरात वाला रीजन, देखो ये रहा कितना बड़ा रीजन। ये है ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। यहाँ पे वेजिटेशन बिल्कुल ही छोटी छोटी वेजिटेशन है, कांटेदार पेड़ पौधे यहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बरसात जो है बहुत कम होती है। आया समझ में क्यों होती है बरसात कम? कौन सा फॉरेस्ट Yes, चाहिए? ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। तो वहाँ तो ट्रॉपिकल थॉर्नी लिख रहा था। थॉर्न। हाँ, इसके बाद में आता है, देखो यहाँ पे कुछ ऐसे फॉरेस्ट भी हैं जैसे कॉनीफेरस फॉरेस्ट। तो ये ग्रीन कलर से जो दिख रहा है ना आपको, ये है कॉनीफेरस, या फिर इनको आप बोल सकते हो कि ये माउंटेनियन फॉरेस्ट है। ये ग्रीन कलर से आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे पैचेस, ये माउंटेनियन फॉरेस्ट या फिर कॉनीफेरस फॉरेस्ट आप इनको बोल सकते हो। इसके बाद में बच जाता है अपना अल्पाइन। अल्पाइन, इससे भी हाइट पे जाओगे तो अल्पाइन, अल्पाइन वेजिटेशन देखो लद्दाख जोन में, ये ब्राउन कलर से दिख रहा है ना, ये है अल्पाइन। अरुणाचल में अल्पाइन, अल्पाइन का मतलब होता है हाइट पे, और इनकी जो वेजिटेशन होती है वो होती है कॉनीफेरस फॉरेस्ट के टाइप की। इसके बाद में जो लास्ट जो बच गया, वो बच गया डेजर्ट। और डेजर्ट कहाँ पे है बेटा? ईस्टर्न पार्ट में है कि वेस्टर्न पार्ट में? राजस्थान। ईस्टर्न पार्ट में है, वेस्टर्न पार्ट में? ओ राजस्थान को कहा तो डेजर्ट फॉरेस्ट नहीं है। अरे बेटा देखो, ये रहा राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट, इंडिया का वेस्टर्न पार्ट और राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट। इस थोड़े से रीजन में अपने को वेस्टर्न पार्ट। डेजर्टिक वेजिटेशन भी आपको देखने को मिलती है। तो मैप पे आपको इन चीजों को पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, कि जिससे आप इनको मार्क कर सको। ओके, तो Yes, आपका होमवर्क यही है कि आप कल इनको अपने जो, इनका तो नहीं पता, मैं मैप जरूर देखती होंगी। हाँ सर, एटलस, बस आज
जो अपना एटलस है उसको देख के आना, ठीक है। इसको एटलस में क्या देख के है सर? यही मैप ही देखना है और क्या देखना जो है? जो मैंने एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट में मैंने जो लोकेशन बताई है पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में, आपको वो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। Bye, ओके sir. बेटा, आज की Bye. क्लास में इतना ही है, कल फिर मिलते हैं, तब तक Bye. के लिए बाय।